हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग फ्रेजनल डिफ्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेजनल के हाफ पीरियड जोन्स, उनका एरिया, उनकी एवरेज डिस्टेंस, उनके कारण स्क्रीन पर एम्पलीट्यूड। फिर फ्रेजनल डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जोन प्लेट, जिसे हम अपने स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं। एक प्लेन पेपर पर नेचुरल नंबर्स के रूट के बराबर रेडियस लेकर कंसेंट्रिक सर्कल्स खींचकर अल्टरनेटिव सर्कल्स पर काला पेंट करके उसका फोटोग्राफ लेकर, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो ये रिजल्ट निकल के आया था कि जोन प्लेट फ्रेजनल्स थ्योरी को सेटिस्फाई करती है। फ्रेजनल थ्योरी भी ये बताती है कि सभी जोन्स का एरिया सेम होता है, और जोन प्लेट से भी यही निकल के आया रिजल्ट कि सभी हाफ पीरियड जोन का एरिया सेम होता है, एन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जोन प्लेट सॉल्व करते करते जोन प्लेट में एक फार्मूला आया था बच्चों, 1/a + 1/b इक्वल टू n लैम्डा अपॉन rn स्क्वायर। जोन प्लेट का जो प्रिंसिपल सॉल्व किया था, जहां से जोन प्लेट के द्वारा हमने nth हाफ पीरियड जोन का एरिया निकाला था, वहां बीच में ये इक्वेशन आई थी 1/a + 1/b इक्वल टू n लैम्डा अपॉन rn स्क्वायर। तब हमने वहां पर हल्का फुल्का तुम्हें ये बताया था कि दिस फार्मूला इज equivalent to the formula of focus length of convex lens। ये फार्मूला जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी के तरह है, फोकस दूरी के सेम है। 1/u + 1/b इक्वल टू 1/f होता है वो। तो यहां से इससे हमने 1/u + 1/b इक्वल टू 1/f से कंपेयर करते हैं, f इक्वल टू उल्टा आता है rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा। दिस इज द फोकस लेंथ ऑफ जोन प्लेट। जब हमने इसको कंपेयर किया कॉन्वेक्स लेंस के फार्मूला 1/u + 1/b इक्वल टू 1/f से, तो यहां पर हमारा f की वैल्यू जो आई है वो आई है rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा। n की वैल्यू रखते चले जाएंगे 1 2 3, बहुत सारे फोकस बिंदु मिलते चले जाएंगे हमको, f1 f2 f3 करके। इसका मतलब जोन प्लेट में बहुत सारे फोकस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन चलो, बहुत सारे फोकस पॉइंट हैं, उसको हम छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि जोन प्लेट का फार्मूला जब कॉन्वेक्स लेंस की तरह है तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज भी होंगी। तो वो क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपैरिजन of zone plate and convex lens। जल्दी से समझाते हैं बच्चों इसको। कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस ये है कि दोनों ही वस्तु का इमेज अपोजिट साइड में बनाती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्ट यहां होता है, इमेज यहां बनता है कॉन्वेक्स लेंस में। ऐसे ही बीच में हमने जोन प्लेट लगाई थी, तो इधर ली थी वस्तु की दूरी a, इधर ली थी हमने जहां लाइट जाकर मिलती है पर्दे पर, वहां दूरी ली थी b। इसका मतलब इस पॉइंट को हम मान सकते हैं ऑब्जेक्ट, और जहां ये मिलती है उसे कहते हैं हम इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट दोनों ही ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में जाकर बनाती हैं। पहला ये हो गया। दूसरा है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/a + 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f, एंड जोन प्लेट की फोकस दूरी का फार्मूला 1/a + 1/b इक्वल टू n लैम्डा अपॉन rn स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, इक्विवेलेंट हैं। अब डिससिमिलरिटी क्या आ गई? कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक ही फोकस पॉइंट होता है, वन फोकस पॉइंट इन कॉन्वेक्स लेंस, जबकि जोन प्लेट में मल्टीपल फोकस पॉइंट्स होते हैं। कंपेयर करने पर f इक्वल टू rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा, n इक्वल टू 1 2 3 रखते चले जाएंगे, f1 इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा, f2 इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा। ये बहुत सारी हमें फोकस डिस्टेंस मिलती चली जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है
वो जोन प्लेट के कंपैरिजन में अधिक ब्राइट होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से एक रे चली एक ही जगह से एक ही जगह इकट्ठी हो गई, क्योंकि फोकस पॉइंट एक ही है, और जोन प्लेट में फोकस पॉइंट यहाँ पर कई होंगे, F1, F2, F3। तो यहाँ से जो रे चलेगी कोई F1 पे जाएगी, कोई F2 पे जाएगी, कोई F3 पे जाएगी, तो इमेज जो है वो अलग अलग जगह बनेगा, अर्थात इमेज जो है ब्राइट इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम ब्राइट होगा। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनने वाला इमेज जोन प्लेट की कंपैरिजन में बनने वाले इमेज से अधिक ब्राइट होता है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर लाल रंग का प्रकाश यूज किया जाए तो लाल रंग की वेवलेंथ बैंगनी रंग की वेवलेंथ से अधिक होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जबकि जोन प्लेट में भी ये डिसिमिलरिटी है कि इसमें उल्टा होता है, बैंगनी रंग की फोकस लेंथ लाल रंग की फोकस लेंथ से अधिक होगी। दिस इज द डिसिमिलरिटी बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो दो डिसिमिलरिटी है और दो सिमिलरिटीज है, तो ये कहलाता है कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये फ्रेगनेल डिफ्रैक्शन खत्म करने के बाद अब हम आते हैं नए वाले डिफ्रैक्शन पर। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये पहले ही बताया गया था कि डिफ्रैक्शन में तीन चीजें होती हैं, ऑब्स्टेकल, स्क्रीन, ऑब्स्टेकल, सोर्स और स्क्रीन। तो जब सोर्स की ऑब्स्टेकल से और ऑब्स्टेकल की स्क्रीन से डिस्टेंस फाइनाइट होती थी तब तो होता था फ्रेगनेल डिफ्रैक्शन, लेकिन जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, ये भी हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो इस प्रकार का डिफ्रैक्शन कहलाएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। जब अवरोधक की स्रोत से और अवरोधक की पर्दे से दूरियां इनफाइनाइट होती हैं तो इस प्रकार का डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। और जब रेज को हमें यहाँ पे लाना है कहीं इनफाइनाइट से, तो हमें यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से निकलने वाली रेज को कहीं इकट्ठा करना है, तब भी लाइट रेज को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज हमको करना पड़ेगा। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में दो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं, वन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल एंड सेकंड बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन। ठीक, तो ये है बच्चों फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब फ्रेगनेल डिफ्रैक्शन में तो ये होता था कि जिस वेव फ्रंट से लाइट निकलकर यहाँ पहुंच रही है स्क्रीन पर, उसी को हम स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देते थे, वो कहलाता था फ्रेगनेल के हाफ पीरियड जोन्स। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग टाइप का डिफ्रैक्शन बताया जा रहा है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये बताया जाता है कि जब इनफाइनाइट से लाइट अवरोधक पर पहुंचती है तो यहां से एन वेवलेट्स निकलती हैं जो ऑसिलेशंस करती हैं। एन तरंगिकाएं इकट्ठी निकलेंगी दोलन करती हुई, और इन दोलन के परिणाम स्वरूप जब वो आपस में मिलती हैं तब स्क्रीन पर हमें लाइट प्राप्त होती है। जब यहां पर लाइट आएगी कहां से, इनफाइनाइट से अवरोधक AB पर, तो हाइगेंस थ्योरी के अनुसार यहां पर पहले वेव फ्रंट आएगा, वेव फ्रंट से वेवलेट्स निकलेंगी। इस तरीके से जब यहां से n वेवलेट्स निकलती हैं तो वो इकट्ठी होकर पर्दे के किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं और वहां पर हमें लाइट प्राप्त होती है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे लाइट जो मिलेगी वो n तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण मिलेगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट पॉइंट P ऑफ द स्क्रीन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ n वेवलेट्स। जो अवरोधक से n वेवलेट्स निकलती हैं वही सुपरपोजिशन करके पर्दे पर पहुंचती हैं, तभी हमें लाइट मिलती है। तो वो हमको यहां पर पढ़ना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट पॉइंट P ऑफ स्क्रीन ड्यू टू सुपरपोजिशन of n wavelengths. Resultant amplitude of light at point P of screen due to superposition of n wavelengths. n तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण पर्दे के पॉइंट P पर प्राप्त होने वाले प्रकाश का परिणामी आयाम। इसके लिए
हम यहाँ पर वेक्टर मेथड का यूज करेंगे। n टर्म का हो गया अध्यारोपण का, 2 का होता हम जोड़ लेते, 3 का होता जोड़ लेते साइन कॉस का फार्मूला लगा के। यहाँ n को जोड़ना है, तो n को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा वेक्टर मेथड। मान लिया n परिंकाएं जो अध्यारोपित होती हैं उन सभी का एम्पलीट्यूड है a, सेम, सभी का एम्पलीट्यूड सेम है n परिंकाओं का। एक का आयाम भी a है, दूसरी का भी आयाम a है और nv का भी आयाम a है। और किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव, किन्हीं दो क्रमागत अध्यारोपित होने वाली किरणों के बीच फेज डिफरेंस है d। फेज डिफरेंस कितना मानेंगे हम? d। तो इनको हमें जोड़ना है इस मेथड से। तो देखो भाई बहुत ध्यान समझना है इस फिगर को। मान लिया ये पहली रे है, इसका एम्पलीट्यूड है a, इसमें कोई कलांतर नहीं है, क्षैतिज में। अब जो दूसरी रे बनाएंगे वेक्टर मेथड के द्वारा जोड़ने के लिए, दूसरे वाले वेक्टर के हेड को पहले वाले के टेल में जोड़ते चले जाते हैं। ये डी एंगल ऊपर बनाएंगे, ये ए हो गया डी एंगल ऊपर। फिर इससे डी एंगल ऊपर तीसरा, क्योंकि इसके और उसके बीच कलांतर डी होगा। ये कोण इससे बनाएगा d, लेकिन क्षैतिज से अगर देखेंगे तो कोण d यहां था, d यहां था, ये कितना हो जाएगा पूरा 2d। क्षैतिज से बनने वाला कोण होगा 2d और दूसरी वाली किरण से बनने वाला कोण होगा d। इस तरीके से और आगे बढ़ाएंगे फिगर को। ये चौथी रे है, इसका भी आयाम a है और इसका क्षैतिज से बनने वाला कोण हो जाएगा 3। फिर अगला है और इसका क्षैतिज से बनने वाला कोण, मान लिया ये n-1वां वेक्टर है, हमने सारे छोड़ दिए, अब पहला दूसरा तीसरा 2 3 बना लिए, उसके बाद n जोड़नी है। तो ये n वां वेक्टर है। अब n वां वेक्टर के क्षैतिज से एंगल कितना होगा वो देखना पड़ेगा। दूसरे वेक्टर का क्षैतिज से कोण है d, तीसरे वेक्टर का क्षैतिज से कोण है 2d, तो तीसरे का 2d है, एक कम चल रहा है, तो ये n वां है। अगर तो यहाँ कोण क्या होगा n-1d। अगर ये n वां वेक्टर है तो इसका एंगल क्षैतिज से एक कम होगा, n-1d। अब हमें इन सबको जोड़ना है, अध्यारोपित करना है। तो वेक्टर मेथड में एडिशन क्या कहलाता है? लास्ट वाले का हेड सबसे पहले वाले का टेल, इसको जोड़ दो। ये होगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन सभी का, इसको हमने दे दिया नाम यहां पर r, और रिजल्टेंट फेज डिफरेंस सभी का इकट्ठा कितना मान लिया? डेल्टा। तो ये फिगर एक बार फिर से समझेंगे, फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। मान लिया n वेवलेट्स अध्यारोपित हो रही हैं, सभी के एम्पलीट्यूड a है और किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव वेवलेट्स के बीच फेज डिफरेंस डेल्टा है। तो पहले वाले का a और फेज डिफरेंस है ही नहीं, 0 मान लिया। दूसरे वाले का भी एम्पलीट्यूड a, लेकिन इससे d एंगल ऊपर। अगला वाला a, इससे d एंगल ऊपर, लेकिन क्षैतिज से कितना ऊपर? 2d एंगल ऊपर। इस तरीके से अगर ये n वां वेक्टर है तो इसका क्षैतिज से बनने वाला कोण होगा n-1d। अब हमें जोड़ना होता है, तो लास्ट वाले के हेड को पहले वाले के टेल से जोड़ दिया, परिणामी आयाम ले लिया यहाँ सबका r और परिणामी कलांतर ले लिया हमने डेल्टा। अब हमें इस r और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके लानी है। परिणामी आयाम क्या होगा, उसी से हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, और परिणामी कलांतर क्या होगा। इसके लिए हम इन सारे वेक्टर्स को, जितने वेक्टर्स फिगर में बने हुए हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटकों में वियोजित करेंगे, क्योंकि ऐसे जोड़ने का तो कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो पहले क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करके दो इक्वेशन फॉर्म आउट करें। Resolving in horizontal and वर्टिकल कंपोनेंट। सबसे पहले इसी बड़े वाले वेक्टर को कंपोनेंट को रिजॉल्व करा जाएगा। ये हो जाएगा r, इसका एंगल कितना है? डेल्टा। तो क्षैतिज दिशा में लाएंगे r cos डेल्टा, r cos डेल्टा। अब यहां से शुरुआत करो, इसका एंगल कितना है? 0, तो इक्वेशन आएगी a cos 0 प्लस इसका है d, तो a cos d प्लस a cos 2d प्लस a cos 3d प्लस प्लस डैश डैश लास्ट वाले का a cos n-1d।
cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये बन जाएगा हमारा r cos डेल्टा इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1 तो a प्लस a cos d प्लस a cos 2d प्लस a cos 3d प्लस प्लस a cos n माइनस 1d, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये आएगा r sin डेल्टा एंड r sin डेल्टा इक्वल टू r sin 0, r sin डेल्टा इक्वल टू a sin 0, सॉरी ये वाला वेक्टर a है, ये जाएगा ऊपर तो a sin 0, इसका एंगल 0 है क्षैतिज से। फिर दूसरे वाले का a sin d प्लस a sin 2d प्लस a sin 3d प्लस प्लस a sin n माइनस 1d, इक्वेशन नंबर 2 डालने से पहले ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, sin 0 0, क्या बचेगा r sin डेल्टा इक्वल टू ये 0 हो गया a sin d प्लस का a sin 2d प्लस का a sin 3d प्लस प्लस a sin n माइनस 1d, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें तो r की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ दो वैल्यू आ गई हैं, r cos डेल्टा और r sin डेल्टा, तो हम इनका स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे, कहाँ sin स्क्वायर डेल्टा cos स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसमें तो बीच में टर्म मिसिंग है, तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स का स्क्वायर नहीं हो सकता है, इसलिए पहले हम इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। करना तो काम वही है, स्क्वायर करके ऐड करना ही पड़ेगा तभी r की वैल्यू आएगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इस सीरीज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किसी मेथड से सॉल्व करेंगे, तब हम इन दोनों का स्क्वायर करके आगे ऐड करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसी को सॉल्व कर लेते हैं, 2 को सिंपली करके लिख लेंगे। अभी तो नीचे भी जगह है, देख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 sin d बाई 2, ये याद रखना पड़ेगा। इस टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, इक्वेशन नंबर 1 को भी इक्वेशन नंबर 2 को भी, तभी हमारा कुछ सॉल्व हो पाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 sin d बाई 2 क्या आएगा, 2r cos डेल्टा sin d बाई 2, 2 sin d बाई 2 से मल्टीप्लाई हो गई, a में 2 sin d बाई 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 2a sin d बाई 2 प्लस 2a cos d और sin d बाई 2 प्लस 2a cos 2d और sin d बाई 2 प्लस का 2a cos 3d और sin d बाई 2 और प्लस डैश 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 2a cos n माइनस 1d और sin d बाई 2। पूरी इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको हमने 2 sin d बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2 cos a sin b, टू cos a sin b का फार्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a sin b का फार्मूला sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, राइट हैंड साइड में इसका यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ d और डेल्टा अलग अलग है, ऐड नहीं हो पाएंगे। यूजिंग इन राइट हैंड साइड में यूज करो, क्या आएगा 2r cos डेल्टा sin d बाई 2 इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें लग ही नहीं पाएगा फॉर्मूला, 2a sin d बाई 2 प्लस a अलग कर दो 2 cos a sin b, ये अलग कर दिया तभी ये बनेगा 2 cos a sin b। तो a बाहर ले लो,
कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या है पहले साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी डी प्लस डी बाई टू अर्थात साइन 3 डी बाई टू माइनस का साइन ए माइनस बी डी माइनस डी बाई टू अर्थात डी बाई प्लस इसमें लगाओ ए, इसका भी ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा 2d प्लस डी बाई टू साइन के साथ 5d बाई टू माइनस साइन 2d माइनस डी बाई टू तथा साइन 3d बाई टू प्लस अगला a ऐसे लिख रहे हैं हम सिंपली, जैसे यहाँ साइन d बाई टू 5d बाई टू माइनस 3d बाई टू, अगला आएगा साइन 7d बाई टू माइनस साइन 5d बाई टू प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला क्या आएगा वो हमको देखना पड़ेगा a, ये a हो गया, ये हो गया n माइनस 1d a और ये d बाई टू हो गया b। अब यहाँ साइन के साथ लिखा जाएगा इनको, साइन n माइनस 1d प्लस का d बाई टू, अलग से जोड़ के बता रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा nd माइनस का d प्लस का d बाई टू या nd माइनस 1 से 1/2 घटाओगे माइनस 1/2 बचेगा, n माइनस 1/2 और d कॉमन लेने के बाद बचेगा n माइनस 1/2 और साथ में d माइनस का a माइनस b करोगे n माइनस 1d माइनस का d बाई टू, तो nd माइनस d माइनस का d बाई टू या nd ये जुड़ जाएंगे माइनस का 3d बाई टू, d कॉमन लोगे n माइनस 3d बाई टू d बचेगा n माइनस 3/2 और साथ में ये हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी कॉस और साइन के कॉम्बिनेशन वाले टर्म थे उनमें फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a sin b और उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए जरा, ये sin 3d/2 प्लस का और ये sin 3d/2 माइनस का, ये sin 5d/2 प्लस का, ये 5d/2 माइनस का, ये sin होगा सॉरी, ये sin n माइनस 3d/2 माइनस का, तो इससे पहले होगा इसका प्लस वाला टर्म, तो इतने टर्म हो गए यहाँ पर कैंसिल। प्लस वाला पहले है माइनस वाला बाद में है, प्लस वाला पहले है माइनस वाला बाद में है, माइनस वाला बाद में है प्लस वाला पहले होगा, तो ये सारे टर्म कैंसिल होने के बाद अब क्या बचा वो लिखें 2r cos डेल्टा sin d/2, 2r cos डेल्टा sin d/2, ये बचा 2a sin d/2 और ये माइनस का a sin d/2, ऐसे ये प्लस का और इसका माइनस का यहाँ बाद में होगा, ये भी कैसे हो जाएगा क्यों छूट गया, और ये बचेगा क्योंकि ये प्लस का पहले है माइनस का इसके बाद होगा और ये सीरीज यहीं पे खत्म है, a sin n माइनस 1/2 और साथ में 2a में से a जाएगा, a बचेगा a sin d/2, 2r cos डेल्टा sin d/2 इक्वल टू 2a माइनस a बचेगा a sin d/2 प्लस का a sin n माइनस 1/2 और साथ में d। थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, sin c प्लस sin d लगेगा यहाँ पर, यूजिंग sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। देन इधर लगाएंगे फॉर्मूला, ये इधर ऐसे रहेगा 2r cos डेल्टा sin d/2 इक्वल टू a को अलग कर लें फिर लगाएं sin c प्लस sin d, तो ये हो गया c और ये हो गया d, क्या आएगा 2 sin 2 यहाँ जाएगा sin c प्लस d, c का मतलब d/2 प्लस d का मतलब n माइनस 1/2 और साथ में d और अपॉन में c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d d/2 माइनस का n माइनस 1/2 d और पूरे के अपॉन में ये d/2 प्लस का ये d/2 माइनस का
कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्या बचेगा 2r cos डेल्टा sin d/2 इक्वल टू 2a sin nd/2 और cos d/2 और माइनस माइनस प्लस का d/2 हो गया d और माइनस का nd d माइनस nd, तो d कॉमन लेंगे 1 माइनस n इंटू d/2 और 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचेगा r cos डेल्टा sin d/2 इक्वल टू a sin nd/2 और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि n का मान यहाँ पर 1 से ज्यादा है तो n माइनस 1 कर लेंगे तब भी यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ऐसा ही करने जो सही लगे वो 1 माइनस n की जगह n माइनस 1 और d/2। तो ये cos वाली इक्वेशन जो थी r cos डेल्टा वाली इक्वेशन नंबर 1, उसको 2 sin d/2 से हमने मल्टीप्लाई किया था। ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले लगे, 2 cos a sin b और sin c प्लस sin d। दो फार्मूले यूज करने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे और ये कहलाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब हम सिमिलरली कर सकते हैं। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 जो sin डेल्टा वाली है अभी लिखी हुई है, इसको भी हम 2 sin d/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले अलग तरीके के यहाँ पर भी यूज होंगे और ये आ जाएगा r sin डेल्टा sin d/2 इक्वल टू a sin nd/2 और cos की जगह हो जाएगा sin। मतलब इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां cos है इन दोनों जगह sin हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सिमिलरली बाय इक्वेशन 2। क्या करना है, सिमिलरली बाय इक्वेशन 2 r sin डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 sin d/2 से, तो 2r sin डेल्टा sin d/2 सब में मल्टीप्लाई होगी sin d/2 से। ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले लगेंगे, सॉल्व होके ऐसा आ जाएगा r sin डेल्टा sin d/2 इक्वल टू a sin nd/2 और cos की जगह पर sin n-1 d/2। तो हम इसको मिटा के बच्चों लिखने जा रहे हैं। Similarly, by equation 2 we can get, इसी प्रकार इक्वेशन 2 से हम ये प्राप्त कर सकते हैं जो हम लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, r sin डेल्टा sin d/2 इक्वल टू a sin nd/2 और sin n-1 d/2 इक्वेशन नंबर 4। तो ये दो इक्वेशन जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व करके बनाई थी, उनको सॉल्व करके हम दो इक्वेशन ले आए, नई इक्वेशन नंबर 3 और 4। और इससे हमें दो चीजें निकालनी थी बच्चों, याद हो तुम लोगों को, r और डेल्टा, परिणामी आयाम और परिणामी कलांतर, ये दोनों चीजें हमारे माइंड में रहनी चाहिए, हमें फाइंड आउट करनी है। तो 3 और 4 का स्क्वायर करके अब हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई सीरीज नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, r स्क्वायर sin स्क्वायर d/2, r स्क्वायर sin स्क्वायर d/2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा यहाँ cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा, इक्वल टू, इधर जो कॉमन है वो ले लो, a स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर nd/2 कॉमन, अंदर आएगा cos स्क्वायर n-1 d/2 प्लस का sin स्क्वायर n-1 और d/2। ये cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा हो गया 1, ये cos स्क्वायर n-1 d/2 sin स्क्वायर n-1 d/2 ये भी हो गया 1। क्या बचा, r स्क्वायर sin स्क्वायर d/2 इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर n/2। इसका रूट ले लें हम, r sin d/2 इक्वल टू a sin n/2
आर साइन डी बाई टू स्क्वायर हट गया, ए साइन एन डी बाई टू इधर से भी स्क्वायर हट गया, या आर इक्वल टू ए साइन एन डी बाई टू अपॉन में साइन डी बाई टू, ये आ गया हमारा परिणामी आयाम। आर इक्वल टू ए साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू, इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ एन वेव फ्रंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसका परिणामी आयाम है जब ये एन तरंगाएं आपस में अध्यारोपित होती हैं, उनको जोड़ के हमें निकालना है। अब हमें निकालना है परिणामी कलांतर डेल्टा, वो भी इक्वेशन नंबर 3 और 4 से निकलेगा। उसके लिए हमें 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 4/3 4/3 करोगे तो क्या आएगा, यहीं से देखते हैं, आर साइन डी बाई टू, आर साइन डी बाई टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन डेल्टा बटे कॉस डेल्टा, अर्थात बचेगा tan डेल्टा इक्वल टू ए से ए कैंसिल, साइन एन डी बाई टू से साइन एन डी बाई टू कैंसिल, बचेगा साइन और कॉस n माइनस 1 डी बाई टू, अर्थात tan n माइनस 1 डी बाई टू, tan छोड़ दें, डेल्टा इक्वल टू n माइनस 1 डी बाई टू। Since n is a large number of wavelets more than 1, तो 1 को यहाँ पर हम n के कंपैरिजन में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, क्योंकि 1 n के सामने कोई मायने नहीं रख रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा n d बाई टू। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। तो ये आ गया हमारा n तरंगाओं के अध्यारोपण से परिणामी आयाम, ये आ गया n तरंगाओं के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है उसका टोटल कलांतर। ठीक है, तो फ्रॉम हार्वर्ड डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसी डेरिवेशन से। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम। If n d by 2 इक्वल टू मान लें हम अल्फा, ये जो n d by 2 कलांतर आया है डेल्टा, इसको हमने कह दिया अल्फा, then by 6 डेल्टा अर्थात कलांतर हो जाएगा अल्फा। लेकिन इस कंडीशन में r क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन 5 से लिखना पड़ेगा, एंड बाई इक्वेशन 5 r इक्वल टू a साइन n d by 2 है, यहाँ पर देखो n d by 2 क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन में साइन d by 2, d by 2 की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा अपॉन n। चूंकि अल्फा बहुत बड़ी नंबर है, नंबर ऑफ वेवलेट्स है, तो अल्फा जब बड़ा है तो साइन का मान छोटा होगा, और साइन के साथ जब कोई छोटी वैल्यू होती है तो उसको हम वहां पर साइन को छोड़ सकते हैं। सिंस अल्फा अपॉन n इज स्मॉल वैल्यू, देन लीविंग साइन, तब हम साइन को छोड़ दें, r इक्वल टू बनेगा a साइन अल्फा अपॉन अल्फा अपॉन n। अभी n ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n a साइन अल्फा अपॉन अल्फा। a क्या है यहाँ पर, एक वेवलेट का एम्पलीट्यूड, और n क्या है, नंबर ऑफ वेवलेट्स, तो ये सभी का एम्पलीट्यूड हो गया। एक तरंग का आयाम अगर a है तो n तरंगों का आयाम क्या होगा, na, तो ये पूरा हम रिजल्टेंट मान लें इसको a है, r इक्वल टू a साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो अल्फा के क्रम में हम परिणामी आयाम को और परिणामी कलांतर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r इक्वल टू a साइन अल्फा अपॉन अल्फा और डेल्टा इक्वल टू अल्फा। तो ये एक टॉपिक निपटा है आपका। अब इसके बाद है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट, वो भी बड़ा डेरिवेशन है और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है थोड़ा सा नोट्स में हमारे,
रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशित यंत्र की रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है अंतर करने वाली अर्थात विभेदन क्षमता, प्रकाशित यंत्र की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो ये क्या होता है भाई, हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लें, जैसे दूरबीन होती है, हम लोग खेल में देखते हैं दूर का हमारे पास दिखता है, वो भी प्रकाशिक यंत्र है। सूर्यदर्शी देखा होगा, उससे हम किसी चीज़ को देखते हैं हमें बड़ा दिखता है, वो भी प्रकाशिक यंत्र है। हमारा चश्मा जो है उससे भी हमें दूर की चीज़ साफ नजर आ जाती है, अगर हमारी दूर की निगाह खराब है तो वो भी प्रकाशिक यंत्र है। जितने भी लेंस और दर्पण वाली चीज़ें होती हैं वो मोस्टली कहलाती हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र, जिनकी सहायता से हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर उसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाशिक यंत्र है और हमारे पास दो एक जैसी चीजें हैं। जैसे ये समझ लीजिए, ये दो मार्कर है हमारे पास, एक पे ये आपको लाल निशान दिख रहा होगा, एक पे लाल निशान नहीं दिख रहा है, पुराना हो गया। ठीक, अगर हम दो मार्कर को ऐसे लेके खड़े हों हाथ में लेकर और तुमसे पूछें पास में अगर हमारे हो गए तो बता दोगे कि सर एक पे लाइन है, एक का ढक्कन काला दिख रहा है, एक का ढक्कन सफेद दिख रहा है, केवल कैप जो आगे की काली है, बाकी पीछे सब सफेद है पूरा। तो आप अंतर पास से बता दोगे, लेकिन थोड़ा दूर अगर हम आपको खड़ा कर दें और पूछें तो आप यही कहोगे कि सर आपके हाथ में दो एक जैसी चीजें हैं। ठीक, लेकिन अगर हम वहीं दूर खड़े होकर आप जहां हमको देख रहे हो ये एक जैसी दिख रही है आपको, वहां पर हम आपको दूरबीन दे दें, टेलीस्कोप दे दें, तो आप दोनों पर फोकस करोगे और तब बता पाओगे कि सर ऐसा ऐसा है, एक का ढक्कन काला है, एक का ढक्कन सफेद है, एक पे लाल लाइन है, एक पे लाल लाइन नहीं है। तो ये किसने बताया था? दूरबीन की सहायता से आप बता पाए जब उनसे दूर थे तब। तो दूरबीन ने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं में अंतर स्पष्ट किया। दूरबीन के बिना हम दूर खड़े होकर हम इन दोनों वस्तुओं में जो एक जैसी है लगभग इनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। तो दूरबीन क्या होगी? प्रकाशिक यंत्र, और उसके द्वारा इन दोनों वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करने की क्षमता वही कहलाएगी उसकी विभेदन क्षमता। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा दो लगभग एक जैसी वस्तुओं में उनका प्रतिबिंब बनाकर अंतर स्पष्ट करना उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। और कोई प्रकाशिक यंत्र जितना ज्यादा अंतर इन दोनों वस्तुओं में स्पष्ट कर सकता है वो उसकी विभेदन सीमा कहलाती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? दो लगभग एक जैसी वस्तुओं में उनका प्रतिबिंब बनाकर किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा अंतर स्पष्ट करना, वो कहलाती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर। ठीक, अब इसमें एक जुड़ के आता है क्वेश्चन, रेलेज क्राइटेरिया। प्रकाशिक यंत्र के द्वारा विभेदन क्षमता बनाने के लिए रेले की शर्त क्या है? रेले की कसौटी के नाम से बोला जाता है ये। रेले की कसौटी क्या है आप रिजॉल्विंग पावर के लिए? तो रेले ये कहते हैं कि दो लगभग एक जैसी वस्तुओं में तब हम ज्यादा अंतर स्पष्ट कर सकते हैं जब एक समय एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा को कोइंसाइड करे। कहने का मतलब हम दूरबीन से अगर देख रहे हो दूर खड़े होकर दोनों को, तो पहले एक को देख लें। ठीक, मतलब जिसको देख रहे होंगे वो होगा मैक्सिमा और जो नहीं देख रहे होंगे वो होगा मिनिमा। अगली बार में इसको देखेंगे, ये होगा मैक्सिमा, ये हो जाएगा मिनिमा। तो एक को मैक्सिमा रखना पड़ेगा, एक को मिनिमा रखना पड़ेगा, तब हम ज्यादा अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मैक्सिमा रखेंगे तो हमें यही दिखाई देगा, तो हम इसकी सारी बातें नोट कर लेंगे कि इसकी कैप जो है वो ब्लैक है, इस पर लाल रंग की लाइन है, ये सफेद है नीचे का हिस्सा, सब बातें नोट कर ली। फिर दूसरा वाला आपको मैक्सिमा देखा हमने, इसका नोट कर लिया कि इसका ढक्कन सफेद है, इसका नीचे व्हाइट है, इस पर कोई लाल रंग की लाइन नहीं है, तब अंतर स्पष्ट हो पाया। बाद में दोनों को मिला दिया कि दोनों की लंबाई चौड़ाई तो बराबर है, लेकिन एक का ढक्कन काला है, एक का ढक्कन सफेद है, एक पे लाल रंग की लाइन है, एक पे लाल रंग की लाइन नहीं है। तो ये अंतर तब स्पष्ट कर पाए कि तुमने एक बार में एक को देखा, तो एक का मैक्सिमा संपाती हुआ उस समय दूसरे के मिनिमा से, और इसका मैक्सिमा संपाती हुआ दूसरे वाले के मिनिमा से। तो रेले के अनुसार दो लगभग एक जैसी वस्तुओं में तब हम अधिक अंतर स्पष्ट कर सकते हैं जब एक का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे के प्रिंसिपल मिनिमा के संपाती होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रेले की कसौटी। इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
फ्रॉम ऑफ डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू।